नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। यूसीसी को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर। 6 फरवरी को पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट। हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक। दोनों भवनों को प्रशासन ने किया सील। रविवार को होना था ध्वस्तीकरण। उत्तराखंड में सपा भी उतारेगी लोकसभा में अपने प्रत्याशी। प्रदेश अध्यक्ष ने की घोषणा। जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश जारी। मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बनाया प्रदेश महासचिव। उत्तराखंड के सल्ट में गांजा तस्कर पर कार्रवाई। पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चालक हुआ फरार। उत्तराखंड में फिर पलटी मौसम ने करवट। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की कार्यवाही 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसका इंतजार खत्म होगा। कल इसको हम विधानसभा पटल पर रखेंगे। इस सत्र को आहूत किया गया है समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था। और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया है, जिसमें सभी विधानसभा के सभी सदस्य उत्साहित दिखे। सत्र शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया है। यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक समर्थन में तो विपक्ष के विधायक विरोध में उतरे हुए नजर आए। विपक्षी विधायक ने कहा कि जब तक यूसीसी का मसौदा उन्हें मिल नहीं जाता, तब तक कहना जल्दबाजी होगा। जबकि बीजेपी विधायकों ने इसे राज्य और देश हित का विषय बताया है और सीएम धामी को इस पर पहल करने के लिए धन्यवाद दिया है। वहीं यूसीसी लागू करने को लेकर जो ये सत्र बुलाया गया है, उसमें अब तक विपक्ष को यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर विपक्षी नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यूसीसी बिल में क्या है उसका गहरा अध्ययन करके उसके बाद ही उस पर विचार और विमर्श रखा जाएगा। साथ ही साथ 310 और 58 की अहम सूचनाएं, कल विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस के जो विधानसभा सदस्य हैं सारों ने अपने अपने विषय रखे हैं। तो 310 और नियम 58 के तहत काफी ऐसे गहरे प्रश्न हैं जो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। अभी तक जो जवाबी प्रणाली रही है, चाहे माननीय मंत्रीगणों की रही हो, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री की रही हो, उससे हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ला रही है। ड्राफ्ट बहुत बड़ा है। उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। अगर सरकार की मंशा लोगों के हित पर काम करने की है, सिर्फ राजनीतिक मंशा नहीं है, तो सरकार को ड्राफ्ट देकर उस पर समय देना चाहिए सब लोगों को पढ़ने का कि क्या है ड्राफ्ट, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जो ड्राफ्ट आएगा उसे पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। अब सरकार की मंशा चर्चा कराने की है या नहीं है तो सरकार जाने। कोई नियम पूरे प्रदेश पर लागू करने जा रहे हैं आप, 1.5 करोड़ की जनता पर आप किसी चीज़ को लागू करना चाहते हैं, तो आपको पूरे सदन की इस पर सहमति लेना आवश्यक है। सभी की राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग कुछ बेहतर और सुझाव दे सकें। बहुत सारी इस बिल में ऐसी चीज़ें हैं जो निजता का भी हनन करती हैं। जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से था कि सत्ता में आने के बाद हम उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करेंगे।
अब विपक्ष की जानकारी में है, उसको अध्ययन करने के लिए आज जब उसको टेबल होगा, कल टेबल होगा और उस पर चर्चा होगी, तो आप चर्चा करने में कहाँ नुकसान है, आप करिए चर्चा। और जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, 370 का सवाल है, ये उनके एजेंडे में विरोध करना। वहीं हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लर ने पत्रकार वार्ता करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कहा कि आज जिस प्रकार से बीजेपी ने अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा खिलवाड़ किया है और अग्निवीर के नाम पर युवाओं को ठगा है, जिसके चलते युवा काफी निराश हो रहे हैं। इसी के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि युवाओं के मन की बात जानने के लिए 7 तारीख को राष्ट्रीय सलाहकार गुरदीप संभल हल्द्वानी आ रहे हैं और युवाओं के मन की बात को जानेंगे। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरीवाल ने लालकुआं पहुंचकर प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए बाकायदा जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है, जिससे आगामी लोकसभा चुनावों में जुटने का आह्वान भी किया गया है। आज संजय जी को हमने महासचिव बनाया है और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा, नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। फोकस तो सभी जगह है, फोकस 5 सीटों में है। बाकी ये है कि थोड़ा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दी है, पूर्ण रूप से खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया रुड़की पहुंचे। इस बीच उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले समान नागरिक कानून पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने इस कानून को लागू करने की पहल की है। उन्होंने मुस्लिम समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में तेजी के साथ मुस्लिम समाज द्वारा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर भी कानून बनाना जरूरी है। वहीं उन्होंने देश के हिंदुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कहते हुए बताया कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी हिंदू को कोई दिक्कत आती है तो वो जारी किए गए नंबर पर कभी भी फोन कर सकते हैं। के शरीर शांत हो गए, राम मंदिर बन गया। 496 वर्षों के बाद भगवान राम अपने घर में भव्य मंदिर में वापस लौटे। 11 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोहाघाट दौरा प्रस्तावित है। पहली बार मुख्यमंत्री धामी के लोहाघाट आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री का स्वागत समूह की महिलाओं के द्वारा खड़ी होली और झोड़ों से किया जाएगा। रविवार को रामलीला मैदान में महिलाओं ने खड़ी होली और झोड़ों की तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं ने एक से बढ़कर एक होली और झोड़ों का गायन किया है। सीजीएम देहरादून लक्ष्मण सिंह डोईवाला पहुंचे और सिविल कोर्ट के साथ एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण कर पत्रावलियों की जांच की। इस अवसर पर कोर्ट और कार्यालय की जर्जर होती बिल्डिंग को देख सीजीएम ने कहा कि इस मामले में जिला जज और माध्यम से हाई कोर्ट को ये समस्या बताई जाएगी ताकि एक नई और अच्छी बिल्डिंग डोईवाला कोर्ट को मिल सके। इस अवसर पर परवादून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी सचिव मनोहर सिंह सैनी के नेतृत्व में सीजीएम से मुलाकात की और कोर्ट भवन की कमी के कारण आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। साथ ही कोर्ट कार्यालय की दयनीय स्थिति की भी विस्तृत जानकारी देकर अतिशीघ्र नए भवन की मांग की और सीजीएम के सामने रखी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून महोदय न्यायालय डोईवाला में उपस्थित हुए थे। हम उनसे वार्ता के लिए समस्त कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे और हमने जो नई न्यायालय का निर्माण होना उसको लेकर उनसे वार्ता की। इसके संबंध में हमने एक रेशम विभाग की जमीन का प्रस्ताव जिला जज साहब को पहले ही दे रखा है। उसके बारे में वार्ता की कि अगर वो जगह इस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत नजदीक है और न्यायालय परिसर अगर वहां बनता है तो सभी को बहुत सुविधा रहेगी। देहरादून से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए, ऋषिकेश से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी वो हर जगह एक केंद्र बिंदु बनकर रहेगी। लोहाघाट के मरोड़ा खान क्षेत्र में पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है। ट्रीटमेंट कार्य के दौरान निकल रहे मलबे को एनएच के द्वारा डंपिंग जोन में न डालकर ग्राम पंचायत पाटन पाटनी के जंगलों में फेंक दिया जाता है, जिस कारण ग्रामीणों में एनएच के खिलाफ काफी आक्रोश है। सोमवार को पाटन पाटनी के क्षेत्र पंचायत सदस्य गंगा पाटनी ने बताया कि एनएच के द्वारा खुलेआम एनजीटी और पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ग्राम सभा के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। का पहाड़ी ट्रीटमेंट का काम जो किया जा रहा है, इसके द्वारा जो इसमें जो मिट्टी मलबा जो भी निकल रहा है, एनएच और कार्यदायी संस्था द्वारा जो है इसको वन पंचायत पाटन पाटनी में के पास जो है नर्सरी के नीचे डंपिंग जोन नहीं है वो उसमें डाला जा रहा है और उससे जो है देवदार, बांस, बुरांस जो उनके जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वो सब उस मिट्टी से दब चुके हैं। इससे जो है हमारे पानी का स्रोत है, नीचे पानी का स्रोत भी इससे जो है हमारा प्रभावित हो रहा है और जो है ये सीधे सीधे एनजीटी और पर्यावरण के विरुद्ध ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कार्यदायी संस्था के द्वारा और एनएच के द्वारा जो है वहाँ जो है मलबा और मिट्टी फेंकी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते छोटे सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ में गांव चलो अभियान को लेकर मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मछोड़ मंडल प्रभारी विमल भट्ट, बीजेपी मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी, मंडल महामंत्री दिनेश मनराल, बीजेपी जिला मंत्री हरीश कोटिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मछोड़ मंडल प्रभारी विमल भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को घर घर पहुंचाने और लोकसभा चुनाव पर फोकस करने को कहा। साथ ही उन्होंने बूथ को मजबूत करने की चर्चा 2024 के बीजेपी प्रत्याशी को कमल के निशान पर मोहर लगाकर राष्ट्रहित में अपना योगदान देने की बात कही। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में गांजा तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां आए दिन गांजा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। एम्बुलेंस से लेकर लग्जरी वाहन तक में गांजा बरामद हो चुका है। पुलिस के मुताबिक तस्कर सल्ट के गांवों से गांजा इकट्ठा कर रामनगर, हल्द्वानी और उधम सिंह नगर पहुंचने की फिराक में रहते हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने जिले में नशा तस्करी रोकने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पुलिस जगह जगह अभियान चला रही है। वहीं सल्ट पुलिस ने पिकअप से 40 किलो गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। 3/2/24 को थाना थर्ड पुलिस द्वारा कठपुतिया से 2 किलोमीटर आगे सरायखेत मोटर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंदर का फायदा उठाकर फरार हो गया। दूसरे व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तथा तलाशी दी गई वाहन की, तो वाहन से 4 कट्टों में 40 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ पुलिस को। जिस पर पुलिस द्वारा व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने नाम अपना हरीशचंद्र बताया, जो कि सल्ट क्षेत्र का ही रहने वाला है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा उक्त संबंध में एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत कर
आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा फरार व्यक्ति के विरुद्ध उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है और पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिल रही है। विगत 3 दिनों से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बद्रीनाथ धाम से लेकर के भविष्य बद्री धाम तक पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम और भविष्य बद्री धाम में तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है, जिसके चलते दोनों धामों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। पहाड़ों में लगातार 3 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें सभी तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटन स्थलों की, तो सभी तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटन स्थल इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में है। लगातार बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है, जिसके चलते स्थानीय लोग अपने ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि कई ग्रामीण इलाके इस वक्त ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है, तो कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदलने से अब जो यहाँ का जनजीवन है वो जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करना चाहूं तो स्थानीय लोग कड़ाके की ठंड की वजह से अपने ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चले हैं। वहीं बात करें सभी तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थलों की, तो सभी तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल इस वक्त बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। कैमरामैन साथी अविनाश गुंगराल के साथ नवीन सिंह जोशी। और वहीं इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कई वहां पर मंत्री यहां पर मौजूद बताए गए हैं। विपक्ष के सदस्य प्रीतम सिंह का भी यहां पर बयान सामने आया है। नाराज नेताओं ने कार्य मंत्रणा समिति के पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर देहरादून से कार्य मंत्रणा की बैठक यहां पर की गई है। विपक्ष के सदस्य प्रीतम सिंह का बयान यहां पर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में कार्य समिति मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विपक्ष के सदस्य प्रीतम सिंह यहां पर मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष का यहां पर बयान भी सामने आया है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी, क्या कुछ अपडेट है? मंत्रणा समिति की बैठक यहां पर हुई है, क्या कुछ तमाम चीजें यहां पर की गई हैं? एसएन जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में विशेष सत्र का आयोजित किया गया है, यानी 5 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक सत्र की कार्रवाई को मुकर्रर किया गया है, जिसमें आज पहले दिन निधन के निर्देश यानी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे गए थे। पहले दिन सत्र की कार्रवाई में जो वर्तमान में सिटिंग विधायक थे, जो दिवंगत हो गए थे, शरबत करीम अंसारी, उनको लेकर विधानसभा ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। और उसके साथ ही क्योंकि 5 पूर्व विधायकों की भी देहांत हो गए थे, ऐसे में उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई और तत्पश्चात आज की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कल सदन की कार्रवाई 11 बजे एक बार फिर शुरू होगी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी के नेतृत्व में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक में कल विधानसभा के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार किस एजेंडे के साथ काम करना चाहती है, विपक्ष क्या चाहता है, इसको लेकर के बिजनेस तय किया गया। जिस बिजनेस में विपक्ष ने आपत्ति जताई, क्योंकि सदन में जिस प्रकार की कार्रवाई कल होने वाली है उसको लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से प्रश्नकाल को स्थगित किए जाने का मुद्दा सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बात को लेकर कार्य मंत्रणा समिति में रखा और साथ ही साथ ये भी गुजारिश की
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी, व्यापक चर्चा होगी और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतने में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर गलत तथ्य को रखने और विधानसभा की कार्यवाही को गलत तरीके से आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कार्य मंत्रणा समिति के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि मौजूदा सरकार प्रश्नकाल को हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहती है, प्रश्नकाल नहीं कराना चाहती है, जबकि आम जनता इस उम्मीद के साथ कार्य करती है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पूछेंगे, उठाएंगे और तत्संभव उन समस्याओं का निराकरण होगा। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता है कि केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कल की कार्रवाई संचालित की जाए। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर के बड़ी खबर यह है कि आज सदन के दूसरे दिन का जब बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति में तय किया जा रहा था कि दूसरे दिन क्या एजेंडा तय किया जाएगा, उसको लेकर कार्य मंत्रणा की समिति पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने अपने कार्य मंत्रणा समिति की के सदस्य इस्तीफा दे दिया है। SNG खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और समाज नमाज वाली जगह में रविवार को होने वाले ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने फिलहाल देर रात दोनों भवनों को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि मालिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह से जुड़े कागजात दिखाने के लिए नगर निगम में लोगों से कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। लेकिन देर रात माननीय न्यायालय का कोई नोटिस दिखाया गया है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। निगम ने मालिक के बगीचे में 2 स्थल थे, जिसमें वो कथित एक नमाज का स्थल था और एक मदरसा था। उसमें नोटिस दिया था और उसके उपरांत जब कल बैठक हुई थी तो दिन में इनसे पेपर मांगे गए थे। इनके द्वारा कोई भी प्रपत्र इसमें पेश नहीं किए गए थे। रात 12 बजे इन्होंने कुछ नोटिस दिखाए हैं जो माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। इसके कारण इस दोनों भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है अग्रिम आदेशों तक, और इस जो भी इनके द्वारा पेपर दिए गए हैं उसके परीक्षण के उपरांत इसमें जो भी निर्णय होगा उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।